मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखना है कल क्या होगा क्योंकि हौसले भी जिद्दी हैं। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दूरदर्शन बिहार की खास पेशकश जिसका नाम है दिशाएं। जी हाँ, कई बार छात्र मन जो है, युवा मन जो है वो दिग्भ्रमित हो जाता है, बहुत ही दुविधा में होता है कि आखिर कैसे वो आगे अपना करियर चुने, कौन से ऐसे करियर विकल्प हैं जो उनके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, जिनमें उन्हें सफलता मिल सकती है। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम दिशाएं आपके समक्ष मैं प्रतिभा लेकर हाजिर हूं और आज का विषय है प्रशासनिक सेवा की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि छात्र मन, युवा मन में कई तरह की बातचीत रहती है, उनकी कई तरह की ऐसी बातें चलती रहती हैं जिनको सोचकर वो विचलित हो जाते हैं। कई बार कई भ्रांतियां उनके दिमाग में रहती हैं, कई सारी ऐसी सोच रहती हैं। इन तमाम सोच का, इस तमाम भ्रांतियों का निवारण करने के लिए आज हमने एक खास मेहमान को अपने बीच आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में, जिनसे आपकी तमाम दुविधाएं, आपकी तमाम जो कन्फ्यूजन है छात्रों के मन की, उस कन्फ्यूजन को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर करने की कोशिश करेंगे और तभी आप अपने आप को बेहतर आंक पाएंगे कि प्रशासनिक सेवा में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं और क्या कुछ रास्ते हैं जो आपको सीधे आपकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आज जो हमारे बीच खास मेहमान इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, आपको बताना चाहूँगी मैं कि आप हैं डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा में हैं। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगी कि वर्तमान में बिहार प्राथमिक शिक्षा निदेशक के तौर पर पदस्थापित हैं। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान का। रणजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे थैंक यू सो मच। सबसे पहली बात होती है, जब भी हम प्रशासनिक सेवा का जिक्र करते हैं तो छात्रों के मन में ये दुविधा होती है कि शायद बहुत बड़ी चीज़ है या बहुत बड़ा मुकाम है, शायद इसके लिए बहुत ही कठिन रास्ता है इसको पाने के लिए। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे ये है रणजीत जी कि क्या अर्हताएं हैं, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं जो एक छात्र, एक स्टूडेंट अपने आप को आंक सके कि ये मंजिल उसके लिए ही है। प्रशासनिक सेवा में आना अपने आप में ही बड़ी बात होती है, क्योंकि प्रशासनिक सेवा के लिए जितनी भी एलिजिबिलिटी है उसमें आप अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो एलिजिबिलिटी है बस ग्रेजुएशन है और मिनिमम एज जो है वह 21 ईयर्स की है। लेकिन चूंकि इसमें लाखों की भीड़ होती है, उसमें से सैकड़ों ही प्रशासनिक सेवा में के लिए चयनित होते हैं। तो कंटिन्यू आपकी तैयारी जो है वो चलनी चाहिए, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए अपने प्रिपरेशन को लेकर, और कम से कम जो है 8 से 10 घंटे की स्टडी होनी चाहिए। सही दिशा में आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि तैयारियां तो सभी करते हैं लेकिन सफल वही होते हैं जिनकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में चलती है। उनके टेक्स्ट बुक जो सिलेक्शन होता है वो सही होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा कहता हूँ कि यदि अगर आपको यह पता नहीं है कौन सी बुक्स लेनी है तो आपको शॉप में बहुत सारी बुक्स है जो कहीं ना कहीं आपको दिग्भ्रमित करता है और आपको लगता है कि सब बुक्स पढ़ लेना है, और अगर सही दिशा में नहीं जाते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो खूब करने के बाद, हार्ड लेवल के बाद भी आप सक्सेस नहीं करते हैं। प्रशासनिक सेवा में निश्चित रूप से आना जो है वो बहुत आसान नहीं है, क्योंकि लाखों में से आप सिलेक्ट होते हैं। तो आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि लाखों में सबसे बेटर होनी चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो कम से कम 5 बार पढ़ी जानी चाहिए। उसके बाद जो है आपके ग्रुप डिस्कशन होने चाहिए कंटिन्यू, जिसमें कि आप अपनी दुविधा को, अपनी समस्या को रख सकते हैं। और ग्रुप डिस्कशन जब होती है तो ज्ञान का आदान प्रदान से आपके जो हेजिटेशन है वो तो दूर होता ही है, आपकी जानकारियाँ भी समृद्ध होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यह बहुत ज़रूरी है कि प्रशासनिक सेवा में आने के लिए सबसे पहले आप में एक कमिटमेंट होनी चाहिए। हार्ड लेबर जो है, टास्क मास्टर आपको बनना पड़ेगा। आपको कंटिन्यू कंसिस्टेंसी जो होती है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 2 महीना तैयारी कर रहे हैं फिर 1 महीना सो जा रहे हैं। कंटिन्यू आपकी तैयारी जो है वो चलनी चाहिए। और फोर्थ जो है सबसे ज़रूरी है, बार बार असफल होने के बाद भी आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि असफलता हमेशा यह बताती है कि सफलता के लिए किया गया प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। क्योंकि अगर हम बात करेंगे थॉमस एडिसन की, तो उन्होंने बल्ब बनाने के लिए कम से कम 100 बार उन्होंने प्रयास किया, तब जाके आज आप लाइट और बल्ब जो देख रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको कंटिन्यू प्रयास करना पड़ेगा और बार बार हारने के बाद भी आपको तैयारी करनी होगी और जिद करना पड़ेगा कि आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है।
जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने, यानी कि असफलताओं से आप खुद को आंक सकेंगे कि आप में क्या कमी रह गई है। ये तो हुआ मेरे सवाल का जवाब, लेकिन आप भी हमसे ये सवाल कर सकते हैं, आपके मन में भी, छात्रों के मन में भी, जो छात्र जो स्टूडेंट इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं उनके जहन में भी अगर प्रशासनिक सेवा की तैयारी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप हमसे अभी के अभी फ़ोन मिला सकते हैं और हमसे जो सवाल है हमारे मेहमान से कर सकते हैं। एक नंबर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा, वैसे मैं भी आपको बता देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए, 1800-3456171 ये हमारा नंबर है। आप इस नंबर पे डायल करें, ये टोल फ्री नंबर है, इस पर कॉल करके आप हमारे मेहमान से, आप हमारे अतिथि से जो भी छात्रों के मन में जो एक कह सकते हैं जो कन्फ्यूजन्स चलती रहती हैं प्रशासनिक सेवा को लेकर, क्या रास्ता अख्तियार किया जाए जो आपके लिए सुगम हो, आपके लिए आसान हो, ये तमाम जो उलझने हैं आपकी उसको सुलझाने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं। लगातार एक नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, आप उस नंबर को देखिए। टोल फ्री नंबर है 1800-3456171, यानी कि 1800-3456-171। ये नंबर आप डायल कीजिए और आपके मन में जो भी दुविधा है प्रशासनिक सेवा को लेकर, आप उससे जुड़ा हुआ सवाल हमारे खास मेहमान के साथ कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। रंजीत जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि प्रशासनिक सेवा की बात होती है तो पीटी और मेंस दो ही भागों में इसे बांटा जाता है, उसके बाद इंटरव्यू आता है। तो पीटी और मेंस इन दोनों की तैयारी को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए छात्रों की? एक्चुअली अगर कोई स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन में है, अगर वो पार्ट 1 पार्ट 2 में है, तो मैं उनको कहूँगा कि सबसे पहले आप मेंस की तैयारी करें। जब मेंस की तैयारी आप करते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी 60-70% प्रीलिम्स की तैयारी भी साथ में हो जाती है, क्योंकि पीटी और मेंस को अगर अलग अलग करके हम डिवाइड करेंगे तो प्रिपरेशन जो है वो पूरी तरह से कॉम्बो साइज में नहीं आ पाती है। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि टेक्स्ट बुक को कम से कम 5 बार पढ़े, उसके अलावा जो है कोचिंग क्लासेस की जो नोट्स है उसको पढ़ें। नोट्स में भी जितने भी अपडेट करने के लिए जो आपके स्पेस है उसमें अपडेट करते जाएं, और प्रीलिम्स के लिए अधिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होने की ज़रूरत होती है, जबकि मेंस के लिए आपके कॉन्सेप्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। उसमें फैक्ट कम डालना होता है और आंसर जो है आंसर राइटिंग कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो मेंस की तैयारी में खास तौर से ध्यान रखना है कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम मैप का यूज इतना होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए पूरा का पूरा आंसर, क्योंकि लिखते तो सभी है आंसर, लेकिन जिनका प्रेजेंटेशन बेटर होता है उनको अधिक मार्क्स मिलता है और वो सक्सेस हो पाते हैं। जी, इस वक्त एक फ़ोन कॉल आ रहा है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। मैं रंजीत बोल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से। जी, सवाल पूछिए अपना। मैं अभी एयरफोर्स में जॉब करता हूँ। अच्छा। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी उम्र 34 के करीब है। मैं बेसिकली बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जी। तो एज ए वर्किंग मुझे मतलब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? अच्छा। मैं ना तो क्लास कर सकता हूँ और काफ़ी दूर हूँ, तो ऑनलाइन का सहारा होता है। ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है हमारे पास यूट्यूब के, जी, वो कहाँ तक कारगर है? अच्छा, चलिए तो मैं आपका प्रश्न अच्छी तरह से सुन चुका हूँ। आप एयरफोर्स में हैं, आपके पास समय भी कम होगा, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए एडवर्टीजमेंट आ चुका है और लगभग 100 डेज के बाद आपके प्रीलिम्स होने वाले हैं। यूट्यूब के जहाँ तक बात करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो यूट्यूब पे अपने अपने वीडियो डालते हैं, लेकिन आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किनके वीडियो जो है वो प्रॉपर और सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि यूट्यूब में जो थंबनेल डाला होता है, जो सबसे ऊपर जो पूरा हेडिंग होता है, हेडिंग इतना अट्रैक्टिव होता है, जब आप अंदर जाते हैं तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन आप यह ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको यूट्यूब से नहीं होने वाला है। हालांकि मेरी भी यूट्यूब चैनल है और वहाँ पे मैं अपना वीडियो डालता हूँ बीपीएससी की तैयारी के लिए, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी, ख़ास तौर से मेरी द्वारा लिखी गई जो जीएस की बुक मैंने अभी लॉन्च किया है, केबीसी नैनो सामान्य ज्ञान, जिसमें कि 836 पेज की यह पूरी बुक है, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही आप क्राउन पब्लिकेशन का बिहार स्पेशल की बुक देखेंगे, उसको कम से कम 5 बार पढ़िए। उसके बाद आप घटना चक्र की जो करेंट अफेयर्स है ईयरली, उसको देखिए। ये 3 अगर आप करते हैं तो ऑलमोस्ट 110 से 20 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेकिन कंडीशन सिर्फ यह है कि जो मैंने बताए हैं 3 बुक्स,
उसको आपको कम से कम 5 बार पढ़ना होगा और एक एक चीज़ आपको याद करना होगा। यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो रटना पड़ेगा, यानी कि फाइनली जब पूरी फैक्ट अगर आपके पास होगा तब आपका प्रीलिम्स जो होना है एग्ज़ाम उसमें आप सक्सेस हो सकते हैं। वहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, कम से कम 4 से 5 घंटा आपको समय निकालना पड़ेगा। जो भी वर्किंग में है उनको मैं कहूँगा यूट्यूब और बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर अगर आप समय देंगे तो आप सही दिशा में तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूबर जो है वो पूरी जानकारी नहीं देता है, बल्कि ऐसी बातें रहता है जिसमें कि आपको केवल अट्रैक्ट करता है, उससे आपका फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। जी, तो उम्मीद करते हैं कि रणजीत जी को उनका जवाब मिल गया होगा। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बताइए। मैम हम तो बिहार गए थे से बोल रहे हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुमार दुर्गा। जी, अपना सवाल करिए। क्या नाम? जी, अपना सवाल करिए आप। मेरा सवाल है कि मैं ग्रेजुएशन में कर चुका हूँ, आई करता हूँ और रेलवे की तैयारी करता हूँ। अच्छा। मैंने कि मैं रिजल्ट मेरिट में छट जाता हूँ और प्रॉब्लम है, तो यही जानना चाहता हूँ कि अब आगे कैसे तैयारी करें। देखिए, आपके जो प्रश्न है वो बीपीएससी के साथ ही रेलवे और दूसरे जो एग्ज़ाम्स है उसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, और कुछ कुछ मार्क्स से आपकी जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो रही है। इसका यह मतलब है कि आपकी तैयारी एक लेवल तक पहुंच गई है। अब थोड़ी सी अपनी तैयारी की गति को बढ़ाना पड़ेगा, और जो तैयारी आप कर रहे हैं उसमें और थोड़ा सा लेवल आपको अब और अधिक थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, जिससे कि आप एवरेज तक पहुंच गए। एवरेज से बेटर करेंगे, बस आपका सिलेक्शन वहां से होना शुरू हो जाएगा। तो करना सिर्फ यह है कि आपने पढ़ा बहुत सारा होगा, बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, अब रिवीजन करके हर एक चीज़ को क्लियर करिए। मैक्सिमम आप प्रैक्टिस सेट दीजिए। प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा आप करेंगे उससे ज़्यादा आपकी जो एक्यूरेसी है वो बेटर होगी। जैसी एक्यूरेसी बेटर होगी आपका सिलेक्शन जो है वो होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और लगातार एक टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, 1800-3456171। आप इस नंबर पे डायल करके, टोल फ्री नंबर है, डायल करके आप हमारे मेहमान से, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना सवाल कर सकते हैं कि आखिर प्रशासनिक सेवा में अगर वो करियर तलाशना चाहते हैं, कोई ऐसा सवाल जो आपके जहन में आपको परेशान कर रहा हो, वो सवाल आप हमारे ख़ास मेहमान से कर सकते हैं। तो चलिए, बातचीत को है उससे हम आगे बढ़ाते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। रणजीत जी, आपसे मैं इससे जो पिछला जवाब आपने दिया था, जैसे ने पूछा ये कि YouTube पे अगर वो कुछ पढ़ना चाहता है, लिंक्स रहते हैं बहुत सारे जिस पे बहुत उन्हें परेशानी होती है जानने में। अच्छा, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी। सर, इसका ऑप्शनल का तैयारी कैसे करें? ऑप्शनल पेपर की तैयारी कैसे करें? आपने सब्जेक्ट क्लियर नहीं किया कि कौन से सब्जेक्ट की बात आप कर रहे हैं? हिस्ट्री आप क्लियर करेंगे? अच्छा, हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी के लिए सबसे पहले तो लास्ट 8 ईयर्स की, प्रीवियस 8 ईयर्स के क्वेश्चंस को आप ट्रेंड को एनालाइज करिए। जितने भी क्वेश्चंस है एक जगह आप उसको कलेक्ट करिए। कलेक्ट करने के बाद उसको 3 ग्रेड में बांटिए। जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसको A ग्रेड में डालिए, जहां से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं B ग्रेड में डालिए, और कभी कभी यानी कि 2 साल 3 साल पर कभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर को C ग्रेड में डालिए। और A ग्रेड वाले जो आपके चैप्टर सेक्शन है उसको सबसे पहले कीजिए, फिर B वाले को करिए, C वाला अगर आप नहीं भी करते हैं तो चलेगा। अब रही बुक लिस्ट की, तो आप KC श्रीवास्तव और DN झा की बुक्स, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, मेराइवल के लिए सतीश चंद्रा की बुक 3 वॉल्यूम में आती है वो, और मॉडर्न के लिए 2 बुक मैं आपको बताऊंगा, बिपिन चंद्रा की और BL ग्रोवर की बुक, और फिर वर्ल्ड के लिए अब जैन एंड माथुर। बस यही आपकी 4 बुक्स होगी, 4 ऑथर की बुक्स। इसी से आपकी सभी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी ऑप्शनल के लिए करनी है उससे आपकी हो जाती है। छोटे छोटे नोट्स बनाएं जो एग्जाम के समय, मेंस एग्जाम के समय रिवीजन में आपको फ़ायदा पहुँचाए। बिल्कुल, लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, अपना नाम बताइए और कहां से आप बोल रहे हैं, बताइए। जी, मेरा नाम रोशन दुबे है, मैं सिवान जिला से बात कर रहा हूँ। जी रोशन। मैंने 2015 में इंटरमीडिएट पास किया था और 3 साल उसके बाद मेरा गैप रहा। अच्छा। फिर 18 में मैंने एडमिशन लिया था BA में। तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा यूपीएससी, किसी प्रशासनिक सेवा में?
आप क्वेश्चन को रिपीट करिएगा फिर काइंडली फिर से। एक्चुअली इन्होंने 2015 में इंटर का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद 3-4 साल इनकी गैपिंग हो गई, उसके बाद जी ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट में, तो क्या इसका प्रभाव इनकी तैयारी पर पड़ेगा? आपकी तैयारी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपका जो 3 से 4 साल का गैप हुआ उसकी वजह क्या है, और जेन्युइनली आपको बताना पड़ेगा कि जो सही है वही बताएं। कभी भी ऐसी इस तरह की बातें ना करें कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, घर में कोई स्थिति ऐसी थी। लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर आपने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप क्लियर कट बता दें कि इस तरह की तैयारी में मैं था या घर में था या किसी कोई प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल जेन्युइन बात बताएंगे, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आप सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इससे आपकी तैयारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप ग्रेजुएशन जो आप अगर अभी कर रहे हैं या कर लिए हैं तो उससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर आप फोकस करिए। जो गैप है बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉज क्या है, कारण क्या है गैप का, बस। जी, यानी कि कॉज क्या है, कारण क्या है, आपकी जो आपका एक अंतराल जो बीता इंटर से लेकर ग्रेजुएशन तक का, उस बीच वो अंतराल आखिर क्यों बीता, ये सवाल आपसे किया जाएगा। लेकिन वो आपकी होशियारी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन जवाबों को आप टैकल करते हैं। चलिए, लगातार एक टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा होगा, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ वो नंबर। उस नंबर पे डायल करके आप अपने सवाल जो है प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए, वो सवाल, वो दुविधाएं आप हमारे ख़ास मेहमान के साथ साझा कर सकते हैं, और उसका निवारण, उसकी जो सोल्यूशन है वो हमारे गेस्ट आपको देंगे। आपको बता दूं मैं 1800-3456171 ये नंबर है, और टोल फ्री नंबर है। बेझिझक होकर प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए कोई भी सवाल है, कोई भी दुविधा है आपके मन में, तो आप हमारे ख़ास मेहमान से पूछ सकते हैं। बहरहाल, जो सवाल मेरा उस वक्त अधूरा रह गया था रणजीत जी, वो ये था कि जैसे नए दौर में नई टेक्निक्स हैं पढ़ने की, कई सारे ऐप्स हैं जो इंफॉर्मेशंस देते हैं। ऑनलाइन की बात करते हैं तो यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया है जिससे सभी लोग पढ़ते हैं, जिसके बारे में आपने बताया कि बहुत ट्रस्टेड नहीं है। लेकिन ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स जो मौजूद रहते हैं, ये कितने ज़्यादा सहायक होते हैं? ऑनलाइन मटेरियल्स जहाँ पे रिमोट एरिया में स्टूडेंट रह रहे हैं, जहाँ पे मटेरियल्स उनको नहीं मिल पाता है, तो ऑनलाइन जो मटेरियल्स है वो बिल्कुल ट्रस्टेड होते हैं, उस पर आप निर्भर रह सकते हैं। एंड बहुत सारी बुक्स जो है, टेक्स्ट बुक या फिर जितनी भी गाइड है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, जहाँ से हम पढ़ सकते हैं। यूट्यूब का जहाँ तक सवाल है, तो यूट्यूब चूँकि वो 5 मिनट से 10 मिनट का होता है और उसमें पूरी बातें इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। दूसरी बात है कि आपका 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता, केवल 1 वे डिलीवर होता है। उसमें आपको जितनी तेज़ी के साथ बोला जाता है उतनी तेज़ी से आपको समझ में नहीं आता है। एनिमेशन होता है, जितना आप समझ सकते हैं उतना समझ। हाँ, ये होता है कि आपको गाइड जो किया जाता है, एक बार गाइड देख लीजिए कैसे कैसे करना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि जितने ज़्यादा यूट्यूब के यूट्यूबर हैं, जितने भी उसमें टीचर हैं, हर टीचर ने अलग अलग तरीके से गाइड किया। मैं भी चूँकि देखता हूँ, तो अगर 10 टीचर है, 10 ने अगर गाइड किया है, तो आप सबको अगर फॉलो करना शुरू करते हैं और आप बाद में होता ऐसा है कि आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर फ़ायदा हो तब होगा जब कोई ऑथेंटिक अच्छे टीचर हो या अच्छे कोचिंग क्लासेज के कोई टीचर आपको बता रहे हैं जिनके बारे में पता है। अदरवाइज जो है कोई भी नौसिखिया भी जो है यूट्यूबर बन के कुछ भी बता रहा है। इवन जिन्होंने कभी बीपीएससी या कोई भी सिविल सर्विस के प्रीलिम्स क्लियर नहीं किए हैं, वो भी जो है आज कोचिंग भी चला रहे हैं और आपको यूट्यूब पे मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। तो उनसे बचने की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो अच्छे हैं, जो जिनको जानकारियाँ हैं या जो कि ऑलरेडी पीसीएस या प्रशासनिक पदाधिकारी है, उनके अगर यूट्यूब पे कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप समझ सकते हैं कि जो सफल है वो सही जानकारी देंगे। जी बिल्कुल। इस वक्त एक कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रणजीत जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल बताइए। नाम रोशनी मिश्रा। हमारा सवाल ये है कि हम यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं जी, तो ये नहीं समझ में आ रहा कितने घंटे पढ़े और क्या पढ़े। बिल्कुल, कितने घंटे पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये जो एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है आमतौर पर। यह क्वेश्चन जो है सभी एस्पिरेंट्स का होता है कि कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। एक आइडियल जो सिचुएशन है उसमें 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो वैरी करता है कि कौन से स्टूडेंट कितने समय में कितनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है गेन करता है, ग्रैब करता है। जैसे सपोज डैट कि कोई ऐसे स्टूडेंट है जो 4 घंटे पढ़ते हैं लेकिन 10 घंटे के बराबर पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं 10 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटे के बराबर ही पढ़ पाते हैं। तो वैसे में मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड जो है 8 से 10 घंटा, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने देर तक कंसंट्रेट कंटिन्यू रख पाते हैं। उसके हिसाब से अपने टाइम टेबल को बनाइए और उसके हिसाब से पढ़ाई करिए। लेकिन इतना ज़रूर है, हर 1.5 से 2 घंटे के बीच में कम से कम
20 से 25 मिनट का गैप होना चाहिए जिसमें कि आप इंटरटेन करिए या दूसरे चीज़ों को करिए, जिससे कि आपका दिमाग रिफ्रेश होता रहे और आप अधिक से अधिक जो है गेन कर सकें। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं रणजीत जी की जो दिनचर्या होती है उसे एक रूटीन को हमें फॉलो करना होगा। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे बताइए, साथ ही साथ अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए। जी वैशाली से बोल रहे हैं और बीपीएससी की बेसिक की तैयारी चाहते हैं। जी, क्या सवाल है आपका, क्या दुविधा है आपको बीपीएससी की तैयारी को लेकर? सर बेसिक से तैयारी करना चाह रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। अच्छा, चलिए मैं आपको बेसिक से तैयारी का बताता हूँ। बीपीएससी के लिए जो सबसे बेटर तरीका है, आपको सब्जेक्ट वाइज मैं आपको गाइड करता हूँ। सबसे पहले अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 क्लास की एनसीईआरटी बुक्स, महेश वर्णवाल की भारत का भूगोल 2, हिस्ट्री के लिए आपको मैं बताऊंगा कि केवल हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की बुक, और फिर 8 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक्स, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक, उसके बाद आप रमेश सिंह की बुक्स इकोनॉमिक्स के लिए, करेंट के लिए मंथली या तो प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल या फिर मंथन या फिर कोई भी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग अभी आप कर रहे हैं, आप बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप बिल्कुल प्रतियोगिता दर्पण ही करिए, क्योंकि बाकी यूपीएससी के लिए आप द हिंदू पढ़ने की जरूरत होती है, इस पर बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। साइंस के लिए 9th और 10th क्लास की आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़िए। ये पूरा का पूरा बेसिक है जिससे कि आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। लगभग आपकी तैयारी जो है इन्हीं सब बुक से आपकी हो जाएगी। जी, ये रहा आपके सवाल का जवाब। और लगातार एक टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है 1800-3456171। इस नंबर पे आप टोल फ्री डायल करके और अपना सवाल जो है प्रशासनिक सेवा से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो वो हमारे मेहमान से आप कर सकते हैं और आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे आज के अतिथि। बहरहाल मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ रणजीत जी, जो कि बहुत ही कॉमन सा सवाल है, बहुत साधारण सवाल है, और शायद हर छात्र जो प्रशासनिक सेवा के लिए तत्पर है, जो इसकी तैयारी करने में लगा है, उसे लगता है कि शायद अगर वो इस कंपटीशन में बैठेगा, मान लीजिए अगर वो पीटी क्वालिफाई कर लेता है और मेंस नहीं कर पाता तो वो थोड़ा हताश हो जाता है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बोल रहे हैं बताइए? मेरा नाम कृष्णा कुमार गुप्ता हुआ, मैं बेतिया से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल कीजिए कृष्णा। जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि बेसिक के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड बुक, भूगोल यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड बुक। यूपीएससी ज्योग्राफी के लिए अगर आप ऑप्शनल की बात कर रहे हैं तो आपको 3-4 मैं बुक्स आपको बताऊंगा। एक तो मामोरिया की बुक है, सविंदर सिंह की बुक्स है, बंसल की सेटलमेंट की या चंद्रा की बुक है बस, और एक थॉट्स के लिए आप दीक्षित की बुक लेंगे। अगर आप जीएस की बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के लिए तो मैंने अभी बताया 6 से 12 क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक्स और महेश वर्णवाल की बुक ही पढ़नी है, इसके अलावा कोई भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी, यानी कि आपके सवाल का ये जवाब है और जाहिर सी बात है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जवाब है और आपने इसको ध्यान से सुना होगा। बहरहाल जो सवाल मैं आपसे कर रही थी रणजीत जी, उसका मैं जवाब चाहूँगी कि कई बार पीटी क्वालिफाई करने के बाद मेंस तक अगर वो पहुंचकर वहाँ से उनको निराशा हाथ लगती है, या मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू तक पहुंचकर उन्हें निराशा हाथ लगती है, तो इस प्रेशर को कोई भी छात्र कैसे हैंडल करेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम ही ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, लक्की होते हैं जिनका कि यह सब एक्सपीरियंस नहीं होता है और डायरेक्टली वो पीटी मेंस और फिर फाइनली वो इंटरव्यू भी क्रॉस करके रिजल्ट उनके हाथ में होता है। और जितने भी हुए हैं लगभग 99% सभी के सभी एस्पिरेंट्स को कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के बाद मेंस नहीं होना, मेंस के बाद फिर इंटरव्यू से वापस आना, फिर से प्रीलिम्स नहीं होना, ये सब चलता रहता है और लगभग जो है 2-3 बार ऐसा होता है, तब जाके फाइनली ये आप सिलेक्ट होते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम में जब इंटरव्यू दे रहा था, सेकेंड टाइम में मेरे प्रीलिम्स ही नहीं हुए थे और तब उस सिचुएशन से बाहर निकलना काफ़ी टफ होता है। लेकिन यह इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर कहीं भी सफल नहीं हो रहे हैं, अगर प्रीलिम्स हुआ मेंस में नहीं हो रहे हैं, यानी कि मेंस आपकी राइटिंग स्किल कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, राइटिंग स्किल को बेटर करिए, डेली प्रैक्टिस करिए। फिर फाइनली जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू में अगर आपको कम मार्क्स आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के बीच अब मॉक इंटरव्यू करिए, मिरर के सामने मॉक इंटरव्यू करिए, तब जाके आपकी तैयारी जो है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बोल रही हैं? अपना सवाल कीजिए। मेरा नाम पल्लवी है। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। नमस्ते। मैम। जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बोल रही हैं? अपना सवाल कीजिए। मेरा नाम पल्लवी है। हेलो। मेरा नाम पल्लवी है। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है। नमस्ते।
मेरा नाम पल्लवी है और मैं समस्तीपुर से बोल रही हूँ। जी पल्लवी, अपना सवाल पूछिए। मैंने पिछली बार एमएस किया है 2019 में। अच्छा। मैं जानना चाहती हूँ मैम कि मैं क्या करूँ कि पढ़ने में मेरा ध्यान लगे। पढ़ने में ध्यान नहीं लगता जी, यानी कि कंसंट्रेशन की बात है यहाँ पर। ध्यान कैसे केंद्रित करें ये? देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगना एक आम समस्या जो है आज के यूथ में हो गया है। सबसे पहले तो आपको अपने लाइफ में क्या करना है ये सेटल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपना नहीं है, तो आप पढ़ाई नहीं करेंगे। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए भी कुछ आपके सामने टारगेट होना चाहिए, और टारगेट बनाने के लिए आपके अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए। क्योंकि आपको जब तक मोटिवेशन नहीं होगा आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और मोटिवेशन यह आना चाहिए कि अगर आप इस पृथ्वी पे आए हैं तो आपका एक कर्तव्य है कि आप जो भी आपने प्रिपरेशन किया है उसके द्वारा आप बड़ी से बड़ी चीज़ों को आप अचीव करें। कम से कम अपने लिए नहीं तो कम से कम माता पिता जिनकी बहुत सारी अपेक्षा आपसे जुड़ी हुई है, आपके रिलेटिव्स की, आपके जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई है, उनकी अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा है। उनकी अपेक्षा को भी अगर आप पूरा करने के लिए तैयारी शुरू करते हैं तो आपकी सफलता जो है अपने आप हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात है कि तैयारी जो है धीरे धीरे आपको स्टार्ट करना चाहिए। एक बार हर चीज़ को ये नहीं समझना चाहिए कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल को समझते हुए धीरे धीरे आप प्रिपरेशन करेंगे, और बुक्स के साथ, नोट्स के साथ अगर आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा तो अपने आप जो है पढ़ाई होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, अपने हॉबीज़ को भी जिंदा रखिएगा तो आपकी पढ़ाई भी प्रॉपर होगी। कंसंट्रेट करिए, और जब कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो पढ़ते समय लिखना शुरू करिएगा। अपने आप आपको कंसंट्रेशन जो है बनता चला जाएगा। जी, तो ये हुआ आपके सवाल का जवाब कि कैसे आप अपने कंसंट्रेशन को, अपने ध्यान केंद्रण को कैसे आप ज़्यादा और बेहतर कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, और उम्मीद करते हैं हम कि आपको आपके सवालों का जवाब हमारे ख़ास मेहमान ने बहुत ही बेहतर तरीके से दे दिया होगा। अगले अंक में, अगले एपिसोड में आपके समक्ष फिर एक नए करियर ऑप्शन के साथ, एक नए मेहमान के साथ फिर से मौजूद होंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि प्रतिभा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।